जो बाइडेन भी युद्ध के दौरान इजराइल के दौरे पर होंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रह रहकर हमास इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। इन हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के वक्त हमास की ओर से रॉकेट हमले किए गए तो इसे एक तरह से अमेरिका पर हमला माना जाएगा, क्योंकि खतरा अमेरिकी राष्ट्रपति पर होगा। आपको यहां यह जानना भी जरूरी है कि कल ही इजरायली संसद के शीत सत्र का पहला दिन था, जिसके शुरू होने के कुछ देर बाद ही सायरन बजने लगे थे, यानी हमास ने रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे। सायरन बजते ही सांसद बंकर में चले गए थे। अब सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के वक्त ऐसी नौबत आई तो क्या होगा। इस युद्ध में फिलहाल इजराइल के साथ जर्मनी भी नजर आ रहा है। जर्मनी के चांसलर स्कोल्स इजराइल पहुंच चुके हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का मुख्य विषय युद्ध ही है। जर्मनी ही नहीं, फ्रांस भी इस युद्ध में हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी इस युद्ध में इजराइल की जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। पिछले दो विश्व युद्धों से पहले जो परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी ही स्थितियां अब नजर आ रही हैं। बुनियादी तौर पर 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही थी। ये दोनों विश्व युद्ध पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए ही लड़े गए। 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पूरी दुनिया में उपनिवेश थे। उपनिवेश मतलब कॉलोनीज। उपनिवेशों कि इस दौड़ में रूस देरी से शामिल हुआ, लेकिन उसने भी मध्य एशिया और दक्षिणी यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मध्य यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी में भी पूरी तरह से औद्योगिकरण हो चुका था। जर्मनी भी एशिया और अफ्रीका में कच्चे माल के स्रोत और बाजार तलाश रहा था, लेकिन जर्मनी ने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले ही पूरी दुनिया को आपस में बांट चुके हैं। जर्मनी अपने लिए पूरी दुनिया का बंटवारा चाहता था, मतलब वो कुछ शेयर अपने लिए भी चाहता था। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस अपने उपनिवेशों को बचाना चाहते थे। इसके अलावा उस समय 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैली ओस्मानिया सल्तनत भी अस्थिर हो गई थी। इस सल्तनत के कई हिस्से अलग देश की मांग करने लगे थे। पूर्वी यूरोप के बल्कान क्षेत्र में राष्ट्रवाद चरम पर था। वो ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य से आजादी चाहता था। ऐसे समय में 28 जून 1914 को सर्बिया के राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या कर दी थी। अगले ही दिन ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके जवाब में रूस सर्बिया के पक्ष में आ गया। इसके जवाब में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में जंग घोषित कर दी और उसने रूस के मित्र देशों फ्रांस और बेल्जियम पर हमला कर दिया। बेल्जियम पर हमले के साथ ही ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने उपनिवेशों को भी युद्ध में शामिल कर लिया। धीरे धीरे ये युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, कनाडा, इटली और ओस्मानिया सल्तनत भी पहले विश्व युद्ध का हिस्सा बन गए। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। इसीलिए करीब 20 वर्ष बाद उसने एक बार फिर से बंटवारा करने के लिए दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। इस समय भी हम देख रहे हैं कि रूस, चीन, ईरान, टर्की जैसे देश मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं। इनका मानना है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर
पश्चिमी देशों के हितों के लिए बनाया गया है। ये देश हर हाल में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रूस पूर्वी यूरोप में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। वहीं टर्की एक बार फिर से ओस्मानिया सल्तनत का विस्तार चाहता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया बड़ी बड़ी सैन्य ताकतों में बटी हुई थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओस्मानिया सल्तनत एक साथ थे। इन्हें सेंट्रल पावर कहा जाता था। वहीं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक साथ थे। इन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का युद्ध देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया था। आज भी दुनिया अलग अलग सैन्य ताकतों में बटी हुई है। एक तरफ नाटो है जो लगातार रूस के पड़ोस में अपना विस्तार कर रहा है। हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। वहीं स्वीडन भी जल्दी ही इस संगठन में शामिल हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के अन्य देशों के विवादों में निष्पक्ष रवैया अपनाया था। लेकिन आज के हालात में ये निष्पक्ष देश भी सैन्य ताकतों के संगठन का हिस्सा बन रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी नाटो की सदस्यता की मांग कर रहे हैं। वहीं पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना देना चाहते हैं। इसके अलावा रूस के सैन्य रिश्ते चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया जैसे देशों से बड़े हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण 1930 के दशक का द ग्रेट डिप्रेशन भी था। इस दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से दुनिया के करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई थी। लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था और पैसे खत्म हो रहे थे। इस मंदी के माहौल में ही जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और दूसरे देशों में भी चरम राष्ट्रवादी पार्टियां सत्ता में आने लगी थी। मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो वर्ष 2020 की कोरोना महामारी के बाद से ही पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का माहौल है। श्रीलंका, पाकिस्तान, लेबनान, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर और इजिप्ट जैसे देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ देश कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। तानाशाह नेतृत्व अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। इसीलिए आज के हालात में विश्व युद्ध की स्थिति बन जाना काल्पनिकता नहीं है। अब आज का प्रेरक विचार। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जी न्यूज।